आपको वॉइस मिल रहा है बढ़िया से? आवाज जा रहा है? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा, अभी तो ज्वाइन नहीं किया लोगों ने। आज टॉपिक शुरू करिए। कल जैन धर्म बताए थे, आज आप लोग। देखिए, कल आप लोगों को जैन धर्म के बारे में बताया गया था। आज लिखिएगा जो नया टॉपिक है वो है आपका मगध साम्राज्य। तो मगध अंपायर के बारे में बात करें। देखिए, महाजनपद काल के बाद जो अब साम्राज्य यानी अंपायर की बात आती है, बड़े क्षेत्र में लगभग पूरे भारत को जीतने की बात आती है। पूरे भारत का मतलब क्या है? नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश लेके ये पूरे क्षेत्र को हम भारतीय क्षेत्र कहा कहते हैं। तो इनको जीतने की बात आएगा। ये जो मगध है, अभी देखिए आप लोगों को 16 महाजनपद के बारे में बताया था, उनमें से ओके, देखिए जो 16 महाजनपद बताया था उसमें से जो मगध भी एक क्या है, एक महाजनपद था। मगध क्या था? एक महाजनपद था। और मगध क्या था? जो वर्तमान में जो पटना है बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी है, उसे मगध कहा जाता था। उन क्षेत्रों को क्या है? मगध कहा जाता है। जो आजकल पटना है वो वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? मगध। पटना, गया, राजगीर, ये सारे क्षेत्रों को मिला के क्या मगध कहा जाता था। मगध एक ऐसे क्षेत्र में था जो आर्य प्रभाव से अलग था। कैसा था? जो जहाँ पे आर्य लोग रहते थे उन क्षेत्र से क्या था? अलग था, क्योंकि आर्य लोग मेनली गंगा घाटी में थे और मानते थे कि जो गंडक नदी है उसके जो उत्तर साइड में या उसके जो पूर्व साइड में अगर कहा जाए, उत्तर पूर्व साइड में वहां पे आर्य लोग रहते हैं। और उसके जो पश्चिम साइड हुआ गंडक नदी का, वो क्या है? अनर्य जाति के लोग रहते थे, यानी वो आर्य नहीं थे, मतलब असभ्य लोग मानते थे उस समय की बात बोल लो। तो मगध क्या था? पहली बात तो देखिए, जहाँ पे वैदिक धर्म कमजोर होगा, क्योंकि मगध वाला क्या है, वहां पे आर्य लोग का प्रभाव नहीं था, तो वैदिक धर्म कमजोर होगा। जहाँ पे धर्म कमजोर हो जाता है तो वहां पे क्या है? नया साम्राज्य बनने का बात आता है। क्योंकि धर्म क्या होता है? बड़ा साम्राज्य के पक्ष में नहीं रहता है। धर्म क्या होता है? बड़ा साम्राज्य के पक्ष में नहीं होता, इसलिए नहीं होता है क्योंकि उससे क्या होगा कि जो शासक वर्ग होते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। अगर जो धार्मिक जो पुरोहित वर्ग होते हैं वो लोग वो चाहते हैं कि छोटे छोटे क्या है ना, राज्य बने, आपस में लड़ते रहे, उनकी महत्ता बनी रहे। लेकिन क्या होगा, जब बड़ा साम्राज्य बन जाएगा तो जो पुरोहित वर्ग होंगे ना उनको दिक्कतें आने लग शुरू हो जाती है। दिक्कत इसलिए आने लगती है क्योंकि उनके जो राजस्व है वो प्राप्त होने में बहुत दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उसमें शासक वर्ग ज्यादा शक्तिशाली है। और शासक वर्ग उसमें कौन थे? क्षत्रिय थे। और पुरोहित वर्ग कौन थे? ब्राह्मण थे। तो इनके बीच में राजस्व को लेकर मनमुटाव होना तय था। तो एक तो क्या है, ये देखिए गंडक वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे क्या है? गंडक नदी है यहाँ पे, जो नेपाल से होके आती है। यहाँ क्या है? ये आर्य क्षेत्र है। और इधर क्या है? ये अनर्य क्षेत्र है। उस समय की बात बोलो।
तो यहाँ पे क्या है, वैदिक जो धर्म है या वैदिक धर्म क्या है, उसमें हिंदू धर्म तो नहीं कहेंगे, वैदिक धर्म क्या है, कमजोर था यहाँ पर। कमजोर का मतलब होता है धर्म का बोलबाला कम था। यहाँ पे क्या है, वैदिक धर्म बहुत जटिल था। इधर क्या है, वैदिक धर्म जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, पशु बलि वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें थे। यहाँ पे वैदिक धर्म कमजोर था। देखिए जहाँ पे कम, तो यहाँ पे क्या है, नया अनुसंधान हो सकता है, नए चीजों का क्या होता है, हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ करने जाएंगे तो ये क्या है, धर्म का एक क्या है, आवरण लगा दिया जाएगा कि आप ये मत कीजिए, कि ये क्या है, धर्म के विरुद्ध है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई काम करेंगे अन्य क्षेत्र में, तो यहाँ पे धर्म क्या होता है, उसमें बाधा नहीं पहुंचाएगा। देखिए मगध साम्राज्य के उदय के क्या क्या कारण थे, देखिए पहला तो क्या था, ये अनार्य क्षेत्र था। तो अनार्य क्षेत्र होगा तो धर्म का हस्तक्षेप कम होगा। दूसरा क्या था, ये देखिए ये जो बेल्ट है ना, बिहार और झारखंड वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे क्या है, लोहा और कोयला बहुत होता है। और साथ ही यहाँ पे वन भी बहुत अच्छा है, उस समय के हिसाब से बोला, जंगल था। तो यहाँ पे जो लोहा और कोयला पाया गया, लोहा और कोयला, ठीक है, कोयला होगा तभी लोहा को गला के कोई उपकरण बनाया जाएगा, हथियार बनाया जाएगा। तीसरा क्या है, वन, जंगल। जंग देखिए पहले मकान या जो राजमहल या बहुत जन जो सुरक्षा वाले प्लेस बनाए जाते थे वो लकड़ी का बनाया जाता था। अभी अगर आप लोग कहीं पटना वगैरह गए होंगे तो पटना से जो शहर है उसे 13 किलोमीटर दूर जाएंगे तो उस समय जो पाटलिपुत्र नगर था वहां पे बसा हुआ था, उसको आजकल कुम्हार कहा जाता है। आज भी क्या होता है, उस महल का अवशेष मतलब बचा हुआ है। तो समझ ले कि आज से लगभग 2500 साल पहले बनाया गया जो महल है वो आज भी क्या होता है, सुरक्षित है। मतलब खंडहर बन गया लेकिन क्या सुरक्षित है। तो कितने मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि जो साल का या टिक का जो वृक्ष होता है वो बहुत मजबूत होता है, तो साल के वृक्ष से क्या होता है, बनाया गया। और लोहा और कोयला ने क्या बनाया, नए उपकरण हथियार बनाया। नए हथियार होंगे तो लड़ाई जीतना आसान हो जाएगा। आप देखते हैं कि जो नए हथियार जिनके पास होता है वो विश्व विजेता हो जाते हैं। परमाणु बम जिनके पास है वो शक्तिशाली है, जिनके पास नहीं है। चौथी बात क्या था यहाँ पे, ये जो देखिए पटना का जो ये पाटलिपुत्र वाला जो क्षेत्र था ना, ये क्या था, नदियों के किनारे पर बसा हुआ था। क्या है, नदियों के किनारे। तो ये क्या है, नदियों का क्षेत्र था, यानी नदियों का क्या है, नदियों का क्षेत्र था ये, नदियों का क्षेत्र था। आपको बता दें कि पटना के आसपास गंगा नदी में मुख्यतः 3 नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मिलती है। एक सोन नदी बताया था, जो दक्षिण से आके क्या पटना के नजदीक मिलती है। एक कोसी नदी हो गया, जो पटना के थोड़ा सा नजदीक में ही मिलती है। और एक जो लोकल नदी है, पुनपुन नदी है, ये नदी था। देखिए नदी जब होगा तो यहाँ से दो चीज होगा, इसमें क्या होगा, राजधानी सुरक्षित बनेगा। राजधानी क्या होगा, सुरक्षित बनेगा। भाई आप लोग अब घर इतना मजबूत क्यों बनाते हैं, इतना सीसीटीवी कैमरा क्या क्या गार्ड वगैरह क्यों रखते हैं। भाई जब घर सुरक्षित नहीं होगा, राजधानी सुरक्षित नहीं होगा, तो राजा कैसे सुरक्षित होगा। तो राजधानी क्या था, बहुत देखिए, इधर से नदी है एक, इधर से एक नदी है और इधर से भी नदी है, या और भी नदी ऐसे नदी है। तो यहाँ पे अगर राजधानी होगा ना तो ये क्या होगा, कोई भी आक्रमण डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, नदी से आना पड़ेगा। तो नदी क्या था, सुरक्षा कवच होता है। नदी क्या होता है, सुरक्षा कवच के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो नदी क्या होता है, सुरक्षा कवच का काम करता था। और दूसरा था कि जब नदी होगा ना तो यहाँ पे दलदल होगा, यानी वेटलैंड मिट्टी होगा यहाँ पे। तो देखिए जो दलदल होगा ना तो वहां पे घुड़सवार नहीं हो सकता है, यानी हॉर्स राइडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हॉर्स का जो पैर होता है वो, उसका जो खुर होता है उसका क्षेत्रफल कम होता है। तो वो क्या था, दलदल में फंस जाता है, लड़ाई नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हाथियां बहुत पाए जाते थे उस समय, एलिफेंट। अभी देखिए उत्तराखंड से लेके आसाम तक क्या है, एलिफेंट कॉरिडोर बना हुआ है, जो बिहार वाले क्षेत्र से होकर जाती है।
तो जो एलिफेंट है ना, उनके जो पैर का जो क्षेत्रफल है ना वो बहुत ज्यादा है, तो वो दलदल में क्या था, जल्दी धंसता नहीं था। एक पहली तो बात ये है। दूसरी क्या होता है कि जो एलिफेंट होते थे उनको, उनके ऊपर कोई व्यक्ति अगर बैठ के लड़ाई करे तो नीचे वाला जो पैदल सिपाही होते थे वो उनको मार ही नहीं सकते थे, निशाना नहीं लगा पाते थे। घुड़सवार वाले भी क्या था, आसानी से उनको उतना ऊंचाई पर कौन उतना जल्दी निशाना नहीं लगा सकते। तो ये क्या है, एक युद्ध का एक नया रणनीति आया। तो युद्ध का जब नया रणनीति होगा तो वही जीतेगा। देखिए आप लोग, बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनकी रणनीति जितना ज्यादा सक्षम होगा वो लोग उतना जल्दी सिलेक्शन लेगा। रणनीति जिनका फेल हो जाएगा, स्ट्रेटेजी जिसे कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, पढ़ने से नहीं होगा। स्ट्रेटेजी इसलिए बोला कि आपको पहले कि पढ़ने के साथ साथ स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए कि हमें किस क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो और किन क्वेश्चनों पर कम फोकस करना चाहिए। और हमें देखना चाहिए, पैटर्न वगैरह देखना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से अधिक पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर का आपको बताया था कि उस पेपरों को एक बार एनालिसिस कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे क्या होता है कि आपको मालूम चलेगा कि वास्तव में ऐसा होता है, और ये सब ईमानदारी से लगाना चाहिए। और क्या होता है, तभी क्या होगा, स्ट्रेटेजी काम आता है। और पांचवा था, यहाँ का जो शासक वर्ग था बहुत साहसी था या बहुत वीर था। शासक वर्ग दूरदर्शी थे। शासक वर्ग कैसे थे, दूरदर्शी थे। जो भी शासक वर्ग बने वो बहुत दूरदर्शी थे। तो ये क्या है, मगध में क्या है, एक ऐसा परिस्थिति बना जो क्या है, महाजनपद से पूरा साम्राज्य बना। महाजनपद से क्या बना, पूरा साम्राज्य बना। तो ये क्या है कि जैसे जैसे समय होता है उसी तरह से हमारी स्ट्रेटेजी भी बदलना चाहिए। देखिएगा, पहले घुड़सवार क्या था, या जो घोड़े होते थे वो युद्ध के लिए मेन होते थे, आज हाथी मेन हो गया है। और लेकिन ये हाथी क्या हुआ, जब तोप आने लगे तो हाथी युद्ध में फेल हो गया। लेकिन वो भारतीय लोगों ने नहीं समझा। इसलिए देखिए, बाबर ने जब तोप लेके भारत में आए थे तो बाबर के साथ क्या होता, भारतीय शासक लड़ नहीं पाए, क्योंकि हाथी को जब आगे करवा दिया गया और तोप जब गोले बरसाने लगे तो हाथी क्या पीछे उल्टे अपने सेना को रोकना शुरू कर दिया। इसलिए क्या, समय के अनुसार स्ट्रेटेजी बदलना चाहिए। तो वही है कि आप अब पढ़ते हैं तो वो भी क्या, स्ट्रेटेजी बदलना चाहिए। धन्यवाद। अब देखिए इसमें कौन कौन से शासक वर्ग थे। देखिए इसमें शासक वर्ग यानी शासक राजवंश देखिएगा, इसमें कौन कौन से राजवंश थे, मगध के में राजवंश कौन कौन से थे। राजवंश, पहला राजवंश था, पहला उसके कहते हैं हर्यक राजवंश। दूसरा जो राजवंश था वो था नाग राजवंश। तीसरा जो राजवंश था वो आपका नंद राजवंश। और जो चौथा जो सबसे शक्तिशाली राजवंश बना वो है मौर्य राजवंश। इसको मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। देखिए सबसे पहले ये जो मगध साम्राज्य हुआ था, इसमें चार राजवंशों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। पहले कौन था, हर्यक राजवंश, फिर नाग, फिर नंद और फिर मौर्य। अब देखिए जो हर्यक वंश पहले हम लोग देखते हैं। हर्यक राजवंश, इसमें हम तीन शासकों के बारे में बात करेंगे। इसका पहला है संस्थापक, बिंबिसार। इसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार क्या, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। धनजय, बिंबिसार क्या है, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे। इन्होंने क्या है, मगध साम्राज्य का स्थापना किया था। ध्यान दीजिए, इन्होंने मगध साम्राज्य का क्या है, स्थापना किया था। उसके बाद इसका जो पुत्र हुआ था उनका नाम था आजाद शत्रु। उनको क्या कहते हैं, आजाद शत्रु। और इनके आजाद शत्रु के पुत्र का नाम था उदयन। ध्यान दीजिएगा, तो संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सबसे पहले भारत में वैवाहिक संबंध के माध्यम से साम्राज्य को आगे बढ़ाया। देखिए पहले के जो राजा इतने शादी क्यों करते थे, जो सही राजा थे, अब कोई बिलासी होगा अलग बात है। तो राजा जो ज्यादा शादी करने का मतलब था कि उससे क्या था,
कि जो साम्राज्य को स्थायित्व मिलता था। अलग अलग राज परिवार शादी करने से अगर कभी युद्ध वगैरह होते थे तो वो लोग उनको सहायता करते थे, पहली बात। इसलिए वैवाहिक संबंध के माध्यम से क्या है, उन्होंने अपने साम्राज्य को का विस्तार किया। अजात शत्रु है, ठीक है, इसके दरबार में जीवक नामक आयुर्वेद के आचार्य थे, आयुर्वेद आचार्य थे। आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखा था, बाहुबली पिक्चर में देखिए दो हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। जो रथ पर देखिएगा एक चक्र सा घूमता रहता है, उसको रथ मूसल कहा जाता है। एक तो वो वाला आपने हथियार देखा, और एक हथियार उसी में आपने देखा कि जो चादर में तेल लपेट के आग वो फेंक देता था, उसमें आग लगा देते थे। ये जो हथियार का जो वर्णन है ना, ये आजाद शत्रु के समय में हुआ था। कि आजाद शत्रु ने इन हथियारों का आविष्कार किया था, उनके समय में किया गया था। तो जो रथ मूसल कहते हैं, मूसल मतलब जिसमें चक्र लगे होते थे, तो ये नए आविष्कार जो किया गया, देखिएगा बाहुबली पिक्चर पूरी तरह से इन सभी चीजों को अलग अलग करके वो बनाया है, तो ध्यान देगा। तो वो हथियार भी क्या है, इसी आजाद शत्रु के समय बनाए थे। यानी जो हथियार बनाया गया था, क्या था, रथ मूसल। जो हथियार बनाए गए थे ये आजाद शत्रु के, ये हथियार था। रथ में चक्र लगे होते थे। उदयन का मेन क्या था, ये पाटलिपुत्र के संस्थापक है। पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक। पाटलिपुत्र मतलब पटना, आजकल के क्या कहते हैं इसको, पटना कहते हैं। समझिएगा, पाटलिपुत्र क्या है, संस्थापक कौन है, उदयन है। समझिएगा। और अजात शत्रु भी क्या है, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। लेकिन ये जो राजवंश है ना, इसको पितुहंता राजवंश कहा जाता है। पितुहंता राजवंश, क्योंकि इसमें जो अधिकतर जो राजा बने हैं ना, वो अपने पिता को मारकर राजा बने हैं। मतलब पिता गद्दी छोड़ने से पहले उसको हत्या कर दिया, और उसके बाद वो राजा बना। जैसे आजाद शत्रु ने बिंबिसार का हत्या करके राजा बना, उदयन ने क्या है, आजाद शत्रु को हत्या करके राजा बना। इसलिए इसको पितुहंता राजवंश कहा जाता है। क्या कहते हैं, पितुहंता राजवंश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, पितुहंता राजवंश। तो पहला आपको पता कि आजाद शत्रु के समय पे क्या हुआ था, कि जो प्रथम बौद्ध संगीति भी हुआ था, आपको लिखा दिया। आजाद शत्रु के समय क्या होता, प्रथम बौद्ध संगीति, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दूसरा है आपका नाग वंश। आप लोग उत्तराखंड में रहते हैं ना, उत्तराखंड में किस क्षेत्र में नाग वंश का शासन था, बता सकते हैं, किन क्षेत्र में नाग जाति का शासन था। नाग राजवंश। ठीक है, नाग राजवंश, ये नाग नहीं था ये मत समझेगा। मानते थे कि इनकी उत्पत्ति नागों से हुई है, ऐसे मानते हैं। उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा होना, जो बागेश्वर वाला क्षेत्र है, बेरीनाग, जो बागेश्वर वाला क्षेत्र है, उसको नाग शासकों का स्थान माना जाता है। आप लोगों ने कहानी सुना होगा कि अर्जुन ने नाग कन्या से शादी किया था। तो मानते हैं कि वहां पे वो जो परिवार थे, राजवंश थे, वहां पे शादी किया था। तो ये कहानी है, वो सही है गलत है वो अलग बात है। और उसमें कुछ नागों को मार भी दिया था, इसलिए नाग क्या था, अर्जुन से वो खपा थे। इसमें दो शासक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है शिशुनाग। क्या क्या है, शिशुनाग। अच्छा, वॉइस का कम आ रहा है, अब ठीक आ रहा है। आप लोगों को ठीक मिल रहा है वॉइस, बता दीजिएगा। यस सर। हाँ देखिए, एक है शिशुनाग। आपने मोबाइल का भी वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, हो जाता है। शिशुनाग, ये क्या है, संस्थापक है, नाग वंश के संस्थापक।
इनके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था वैशाली को। इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? वैशाली। ये वाला दिल्ली वाला वैशाली नहीं है, वैशाली को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। दूसरा है काला अशोक। इसके समय में आपको पता था कि सेकेंड बौद्ध सम्मेलन हुआ था काला अशोक के समय, वैशाली में हम लोगों को लिखा था। तो ये इतना जान लीजिएगा, कला अशोक और शिशुनाग। तो ये क्या है? नाग वंश समय था। नाग वंश मतलब उनकी उत्पत्ति माने जाते हैं नाग वंश, लेकिन वास्तव में वो नाग नहीं थे, ये समझते हैं। इसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश में दो शासक थे, एक आपका महापदम नंद और एक है आपका घनानंद। इसके संस्थापक कौन थे? महापदम नंद। और दूसरा शासक कौन थे? घनानंद। देखिए घनानंद के समय पे क्या था, 326 बीसी में सिकंदर भारत आए थे, जिसको अलेक्जेंडर कहा जाता है। सिकंदर भारत आए थे, लेकिन इनसे क्या है, डायरेक्ट कोई युद्ध नहीं हुआ था। वो पोरस से युद्ध किया था झेलम नदी के तट पर। तो सिकंदर कहाँ के रहने वाले थे? यूनान या ग्रीक के रहने वाले थे। इनके गुरु कौन थे? अरस्तु। समझिएगा। और माना जाता है जो सिकंदर है, पहला विश्व विजेता माना जाता है। सिकंदर को क्या है, पहला विश्व विजेता माना जाता है। क्योंकि उस समय के सबसे सबसे बड़े साम्राज्य पर राज किया था, लेकिन उससे तो अंग्रेजों ने तो और बड़े साम्राज्य पर राज किया है। लेकिन उस समय यानी कम संसाधनों के माध्यम से क्या है, ये सब हुआ। अब देखिए सिकंदर जब भारत आए थे ना, इसमें दो तीन, देखिए सिकंदर यूनान से थे, इसमें भारत को दो तीन चीज मिला। एक है तिथि, डेट। आपको पता है कि भारत में क्या डेट नहीं लिखी जाती थी, किसी चीज का डेट का निर्धारण नहीं होगा था। तो भारत ने जो डेट यानी तिथि लिखना शुरू किया है, या भारत में जो तिथि को गणना की जाती है ना, वो सिकंदर जब भारत आए थे उसी से अनुमान लगा के किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनानी ग्रंथों में डेट लिखी जाती थी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें इस्लाम तो हुआ नहीं था उस समय। यूनानी मतलब उस समय ईसा मसीह भी नहीं हुआ था, समझ लीजिए। वहां पे उस समय यहूदी धर्म चलता था। तो उसमें क्या था, तिथि लिखी जाती थी। एक तो पहले क्या है, तिथि। और दूसरी बात क्या है, जो सिक्के चला जाते थे, उसको कॉइन्स कहते हैं ना, उसमें पहले हाथ में क्या है, किसी देवी देवता या व्यक्ति का नाम नहीं लिखा था। सिक्कों पर राजा का नाम लिखा जाता है। सिक्कों पर राजा का नाम लिखना शुरू कर दिया, पहले नहीं लिखा जाता था। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज हुई, इससे क्या है, भारत में क्या है, जल यात्रा के प्रति क्या है, लोगों ने साहस करी। भारत के लोग पहले जल यात्रा नहीं करते थे। उसमें उनको है कि सिकंदर जो आए थे, तो सिकंदर भी क्या है, ईरान से जल यात्रा के माध्यम से भी क्या है, इधर आए थे। तो और ईरानी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में, ईरानी कह रहा हूँ, ईरानी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में भी क्या आदान प्रदान होने लगा। ठीक, कभी जो जब दो दो तरह के लोग मिलते हैं तो उनके कल्चर होते हैं, उनमें बहुत सारे क्या होता है, एक दूसरे में उसको समा जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो दूधा टोली वाला जो क्षेत्र है ना, उसको उत्तराखंड, और उत्तराखंड में क्या है, कुमाऊनी और गढ़वाली क्षेत्र का क्या है, संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि जो कुमाऊं और गढ़वाल का जो बेल्ट है, जो दोनों तरफ जो अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उनका जो जो मिलन वाला पॉइंट होता है ना, वहाँ पे दोनों तरह के लोग रहते हैं। जो दोनों कल्चर के लोग रहते हैं, तो दोनों कल्चर के लोग होंगे, तो वहाँ का जो संस्कृति होगा वो आपको नैनीताल और इधर के डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा, चमोली के डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। और घनानंद ने क्या है, चाणक्य का अपमान किया था।
इसको आप कौटिल्य कहते हैं, या इसका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इनका क्या था? अपमान क्या था? चाणक्य कौन थे? ये तक्षशिला, इस समय आपका पाकिस्तान में है, पेशावर के नजदीक, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इनका वास्तविक नाम क्या है? विष्णुगुप्त। तो घनानंद ने जब उनको अपमानित किया, तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सहायता से घनानंद को पराजित किया था। इसकी सहायता से कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया था, और घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ध्यान दीजिएगा। तो घनानंद के समय पे क्या, सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ था। सिकंदर कहाँ से आए थे? यूनान या ग्रीक से आए थे, और उनके गुरु कौन थे? अरस्तु। पूछा गया था उनके गुरु कौन थे। और भारत में जो तिथि क्रम होता है, ये सब क्या है? सिकंदर, यानी जो सिकंदर मतलब सिकंदर के जो समय जो यूनान लोग आए, तो उसी समय से क्या है, भारत में ये शुरू हुआ। तो अब क्या है, आपका मौर्य राजवंश चाणक्य या कौटिल्य के शासन से किया गया था। ठीक है। मौर्य जो शासक है, उनमें भी तीन शासक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है आपका बिंदुसार, और जो तीसरा है आपका अशोक। मौर्य राजवंश। ये मौर्य राजवंश के संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और किनके सहायता से? कौटिल्य के सहायता से। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। मौर्य के प्रधानमंत्री बने, या पुरोहित कह सकते हैं। प्रधानमंत्री या पुरोहित। पहले समझ लीजिएगा। देखिए, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, ये माना जाता है कि निम्न कुल के थे। निम्न कुल मतलब क्या था? कोई क्षत्रिय वंश से नहीं थे, तो निम्न कुल से थे। और चाणक्य ने उसको अपना प्रशिक्षण के माध्यम से उसको राजा बनाया था। इसलिए कभी कभी आप अगर अध्ययन किया होगा तो सुने होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, कौटिल्य का राजा था। कौटिल्य ने उसको राजा बनाया था। अब देखिए, पहली बात तो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी में, 323 बीसी में, ये बताइए, सबका आवाज दिक्कत हो रहा है या आपको अकेले का आवाज में दिक्कत हो रहा है? जरा बता दीजिए। अगर सभी का हो हो रहा रहा है सर, आवाज बार बार गायब हो, तो मेरे में तो बार बार आवाज गायब हो जा रही सभी सर। आवाज थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो रही है, कम ज्यादा कम ज्यादा। देखिए, 323 बीसी में, 323 बीसी में क्या चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, शासक बनता है। कब बनता है? 323 बीसी में बनता है। इसको डेट को याद रखिएगा। अब देखिए, शासक जब बनता है, तो देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने शासक बनने से पहले जो सिकंदर के सेनापति सिकंदर के क्या थे? कमांडर ऑफ चीफ, सेनापति शल्यकश की पुत्री हेलेना से विवाह किया।
और इस विवाह के उपलक्ष्य में, इस विवाह के उपलक्ष्य में शल्यकश को 500 हाथी दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, कितने हाथी दिया गया था? 500 एलिफेंट दिया गया था। कितने एलिफेंट दिए गए थे? 500 एलिफेंट दिया गया था। ध्यान दीजिएगा इसको, 500 एलिफेंट इनको दिया गया था। और हेलेना से क्यों शादी किया था? आपके सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान देखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, देखिए मौर्य वंश के जो पहले के जो 3 शासक थे, ये तीनों शासक अलग अलग धर्मों को अपनाए थे। क्योंकि माना जाता है कि इनका क्या है, ये अभी आपको पता है कि मगध वाला क्या है, यहाँ पे कोई धार्मिक प्रबलता नहीं था, धार्मिक कठोरता यहाँ पे नहीं था। इसलिए जो धर्म ज्यादा प्रबल था, उसी धर्म को क्या है, अपना दिया। तो देखिएगा दुनिया में जो भी अलग अलग देशों में जो भी लोग रहते हैं, धर्म और कल्चर जैसे ज्यादा लोग जो मानने वाले होते हैं, लोग धीरे धीरे क्या होता है, उसी का सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से मौर्य साम्राज्य के जितने भी शासक थे, वो लोग भी क्या है कि जहाँ पे जो धर्म प्रबल था, उन्होंने उसको अपनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको बताया था, ये किस धर्म को मनाया था? जैन धर्म को, जैन धर्म को अपनाया था, वो अपनाया था। और आपको ये जानकर जानना चाहिए कि आपको कल बताया था कि जैन धर्म में संलेखना होता था। और जब ये चंद्रगुप्त मौर्य जब अंतिम समय हुआ था ना, तो ये चले गए थे कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है श्रावण बेलगोला, श्रावण बेलगोला। कहाँ पे? कर्नाटक में, कर्नाटक में। यहाँ जाके इन्होंने बेलगोला में संलेखना प्राप्त कर लिया था। कल आप लोगों को बताया था कि संलेखना का मतलब क्या होता है। संलेखना का मतलब होता है जैन धर्म में बिना भोजन ग्रहण किए हुए शरीर को त्याग देना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर जैसे ऑप्शन वगैरह आता है कि इनमें से किसने संलेखना प्राप्त किया था, तो उसमें क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना प्राप्त कहाँ किया था? श्रावण बेलगोला में किया था। श्रावण बेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में। और संलेखना क्या होता है? बिना भोजन किए हुए प्रांत देता है। संलेखना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य की धर्मों को अपनाते थे? आपका जैन धर्म को अपनाते थे। अब देखिए, कौटिल्य के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। कौटिल्य ने एक बुक लिखा था, बहुत फेमस बुक है। उनका वास्तविक नाम आपको बता दिया था, विष्णुगुप्त। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के पुस्तक या किताब या ग्रंथ कह सकते हैं। उनका नाम था अर्थ। देखिए अर्थशास्त्र, आपको किताब के नाम से समझ में आ गया कि इसमें इकोनॉमी के बारे में बात की गई है, लेकिन इसमें क्या है? राजनीति के बारे में बात की गई है, राजनीति से संबंध, ये राजनीति से संबंध था। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, आज भी बहुत, देखिए माना जाता है कि कौटिल्य ने ही लिखा था। इसमें बहुत बड़ा विवाद है, क्योंकि इस बुक को 1905 में फिर से संकलन किया गया था, कि ओरिजिनल फॉर्म में बुक नहीं मिला। अलग अलग ग्रंथों में इनके जो अलग अलग प्रसंग को जो यूज किया गया था, उसको संकलित करके 1905 में इसको फिर से अर्थशास्त्र का नाम दिया गया। लेकिन वास्तव में था या नहीं था, वो अलग बात है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि इतने बड़े बुक को क्या एक व्यक्ति उस समय लिखना बहुत मुश्किल काम था। उस हिसाब से देखा जाए तो एक व्यक्ति इतना बड़े बुक को लिखा जाना भी एक संदेहास्पद बात होती है। तो वो अलग बात है, उस समय कोई मतलब नहीं। देखिए इसमें जो राजनीति में बताया गया कि एक राज्य को कैसे चलाया जाए, और इसलिए क्या कौटिल्य ने बोला कि जो भी गतिविधियां सब में टैक्स लगा दीजिए। टैक्स लगाएंगे तभी तो राज्य को रेवेन्यू कलेक्ट होगा, रेवेन्यू कलेक्ट होगा तभी एक राजा क्या होगा, आसानी से राज कर पाएगा। इसलिए उन्होंने वैश्यालय पर भी टैक्स लगाया।
उन्होंने मंदिरों पर भी टैक्स लगा दिया कि टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा भाई, राजा काम कैसे करेंगे। दूसरी बात, एक और राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के इस दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक और राजदूत आए थे जिनका नाम था मेगास्थनीस। सुने होंगे, क्योंकि मेगास्थनीस किसका दूत था, ये सेल्यूकस का दूत था। सेल्यूकस का राजदूत। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है इंडिका। इनके बुक का नाम क्या है, इंडिका। ध्यान दीजिएगा, ये बुक, दोनों बुक बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। तो इंडिका किसने लिखा था, मैगस्थनीज ने लिखा था। मैगस्थनीज कौन थे, सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और मतलब कुल मिला के यूनानी राजदूत था। ठीक है। और इन्होंने बुक क्या लिखा था, इंडिका। इंडिका में क्या है, पाटलिपुत्र नगर का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया था। जो पाटलिपुत्र नगर था, उस नगर का बढ़िया से वर्णन इसमें मिलता है आपका इंडिका। देखिए इंडिका भी क्या है, एक बुक के फॉर्म में नहीं मिला, इनके जो अलग अलग जो इनके स्टेटमेंट अलग अलग बुक में जो मिला है, उसको बाद में फिर से क्या है कंपाइल किया गया, यानी संकलन किया गया, फिर उसको एक बुक का नाम दिया गया। अभी देखिएगा, अभी भारत और इंडिया पे जो विवाद चले ना, तो ये मैगस्थनीज के बुक में पहली बार इंडिका या इंडिया शब्द या इंडस शब्द आया था, और वही इंडस से क्या है, इंडिया बना है। दीजिएगा, जो अभी विवाद बहुत ज्यादा चल रहा है, इंडिया इंडिया वाला विवाद, तो इंडिया का जो विवाद, जो शब्द नाम है, तो यही इंडिका से है। क्योंकि भारत या देखिए, ये सब आए थे सिंधु वाले क्षेत्र में आए थे, और उस समय सिंधु वाले जो क्षेत्र था उसको भारत नहीं कहते, उसको सिंधु या सप्त संधव प्रदेश कहता था, आपको पहले बताया था। तो इसीलिए क्या था, वो लोग सिंधु नहीं कह पाते थे, मतलब उस समय के ग्रीक या लैटिन भाषा के अनुसार, तो उसको क्या है, इंडस कह दिया। इसे देखिए, इंडस नदी, इंडस नदी है ना, सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस नदी कहा जाता है। और बाद में जब मुस्लिम, या मुस्लिम को नहीं कह सकते, अरब लोग जब आए थे, क्योंकि अरब और मुस्लिम अलग अलग चीज होता है, अरब पहले था, मुस्लिम बाद में बना। तो अरब या जो फारसी लैंग्वेज है, जो अरबी जो लोग आए थे, ईरानी लोग जब आए थे, तो उन्होंने सिंधु वाला क्षेत्र को क्या है, हिंदू बोल दिया। तो इससे क्या है, नए नए शब्द बने हैं। तो ईरानी ने, यानी ईरानी भाषा में, या उसको आपको फारसी भाषा जो कहते हैं, बाद में पहले ईरानी भाषा था, अब वो फारसी भाषा बना। तो उसमें क्या है, हिंदू शब्द आया, और जो इंडिया शब्द आया वो आया है आपका यूनान से, और उसका पहला जो इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति था वो किताब के रूप में, मतलब कोई एविडेंस के रूप में, वो है इंडिका में किया गया। इसमें क्या गया, इंडिका में किया गया, क्योंकि उस क्षेत्र को पहले सप्त संधव प्रदेश कहा जाता था। पहले उन क्षेत्रों को भारत नहीं कहा जाता, कहा जाता। भारत एक कबीला हुआ करता उस समय, और बाद में वो कबीला जब शक्तिशाली बन गया, तभी उसका नाम भारत पड़ा। जैसे आप महाभारत पढ़ते ना, महाभारत का वास्तविक नाम महाभारत नहीं था। महाभारत जो कहानी या जो उपखंड पढ़ते हैं, उसका वास्तविक नाम